आइए बच्चों, आज हम लोग अपना अगला अध्याय पढ़ते हैं फिजिक्स में। अध्याय 10। 8वां पढ़ लिए थे, लेकिन 9वां पढ़ना है नहीं, क्योंकि 9वां प्रकाश का ध्रुवण है और ध्रुवण का पूरा हिस्सा कट गया है। ठीक है, तो इस वजह से पढ़ना नहीं है। तो हम अपने अगले अध्याय को कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला अध्याय जो 10 है, बोलो नहीं, बोलो नहीं। अध्याय 10 ये है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या और कैसे है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जिससे हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हाँ, प्रकाश का नेचर कणीय है। तो इस वजह से इस चैप्टर में सबसे पहली बात हम इसी पर करते हैं कि प्रकाश का जो नेचर। अच्छा, दिख नहीं रहा है, रुक जाओ एक सेकंड। अब दिख रहा है? ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव मेरे बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रकाश की एक ऐसी घटना है जिससे प्रकाश का नेचर कण के रूप में होता है, इस बात का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है बच्चों विकिरणों की द्वितीय प्रकृति। विकिरणों की द्वैत या द्वितीय प्रकृति। देखिए, इसका सेंस बहुत स्पष्ट है, इसका सेंस मेरे बच्चों बहुत साफ है। प्रकाश कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में प्रकाश अपने आप को तरंग साबित करता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम ये स्पष्ट कर पाएंगे, हम ये जान पाएंगे कि हाँ, प्रकाश अपने नेचर को कण के रूप में भी प्रदर्शित करता है। इस दोनों बातों का एक ही सेंस निकलता है कि हमारा प्रकाश अपने अंदर दो प्रकार का नेचर रखता है, पहला तरंग होने का और दूसरा कण होने का। मेरे बच्चों, प्रकाश के इसी दोहरी प्रकृति को हम लोग कहते हैं विकिरणों की द्वितीय प्रकृति। द्वितीय प्रकृति का मतलब एकदम साफ है, दोहरी प्रकृति। और वो दोहरी प्रकृति क्या है? दोहरी प्रकृति यही है कि हमारा प्रकाश कितने प्रकार के गुणधर्म को दिखाता है? दो प्रकार का। पहला प्रकाश का जो प्रकृति होता है वो होता है तरंग होने का और दूसरा होता है कण होने का। आई बात समझ में? इसी को कहा जाता है बच्चों विकिरणों की द्वितीय प्रकृति। ठीक है, तो विकिरणों की द्वितीय प्रकृति में बड़ी सिंपल बात है और आगे चल करके भी थोड़ी देर बाद हम इस बात का प्रमाण भी दे देंगे कि हाँ, प्रकाश जो होता है ये डबल प्रकृति, डबल नेचर का होता है। ठीक है, अब हम चैप्टर पर थोड़ा सा आ जाते हैं। हमको इसमें अगला हेडिंग पढ़ना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए, सबसे पहले हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव का डेफिनेशन जान लेते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है प्रकाश की जिसमें यदि किसी धातु की सतह पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आकर के गिरती हैं, तो उस धातु पर जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरण आकर के गिरेगी, तुरंत उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव में डेफिनेशन आपको सिर्फ इतना लिखना है। इसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बाय द वे मान लेते हैं ये हमारे पास एल्यूमिनियम की या फिर बाय द वे चांदी की एक प्लेट है ना बच्चों, और चांदी की इस प्लेट पर अगर सूर्य की प्रकाश की किरण गिरा दी जाए, सूर्य की प्रकाश की किरण गिराई जाए, तो जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरण h × न्यू, ये सूर्य की प्रकाश की किरण में उपस्थित किसी एक फोटोन की ऊर्जा है। आपको शायद ये बात पता है या नहीं है तो भी बता देता हूं
कि सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हैं एक्चुअल में ये छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलती हैं। सूर्य की ये जो किरणें हैं ये किरणें किससे मिलकर के बनी है? छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों से मिलकर के बनी है और इन छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों का नाम फोटोन है। और ये फोटोन अपने अंदर सूर्य की पूरी ऊर्जा समाहित रखता है। सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा पाई जाती है ना एक्चुअल में ये छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों में होती है, अर्थात फोटोनों में होती है। किसी एक फोटोन की ऊर्जा बच्चों h इंटू न्यू के बराबर होती है। तो ये h इंटू न्यू का फोटोन है आकर के इस धातु पर गिर रहा है और जैसे ही धातु की सतह पर गिरता है यहाँ से तुरंत इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं बच्चों? इस पूरी प्रक्रिया का नाम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है या प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन का नाम है प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक नाम और कुछ बताए होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, शायद फोटो इलेक्ट्रॉन, ये बताए थे ना, फोटो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके कारण किसी सर्किट में जो धारा बहती है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश वैद्युत धारा। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन बहुत पूछता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो आपको सीधा लिखना है कि जब धातु की किसी सतह पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आकर के गिरती हैं तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इतनी ही प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव या इंग्लिश में लाइट फोटो इलेक्ट्रिक लाइट इफेक्ट बोलते हैं, है ना। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। आई बात समझ में बच्चों? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उस इलेक्ट्रॉन का नाम फोटो इलेक्ट्रॉन है या इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण सर्किट में जो धारा बहती है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। आगे बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कार्यफलन। कार्यफलन ना, अच्छा दहली आवृत्ति है, उसके बाद दहली तरंग, फिर कार्यफलन। दहली आवृत्ति ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार ये क्वेश्चन आया है केवल परिभाषित करने के लिए कि दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। यहाँ दहली शब्द का सेंस आवृत्ति के एकदम मिनिमम वैल्यू से है। ठीक है, समझिए एक चीज समझो मेरे बच्चों, इस धातु से इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा दिए किसी भी सतह से किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर हो नहीं सकता है। इसका मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन जो हम धातु की सतह से निकाल रहे हैं वो फोटोन की ऊर्जा के कारण ही निकल रहा है। और किसी एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है, आप साफ साफ देख रहे हो, वो किसी एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो फोटोन की ऊर्जा h इंटू न्यू होती है किसी एक फोटोन की, जहां h प्लांक का नियतांक होता है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है। यही तो होती है भाई। अब ऐसे मामले में अगर आवृत्ति ज्यादा है तो इसका मतलब उस फोटोन की ऊर्जा भी ज्यादा है, और आवृत्ति कम है तो इसका मतलब फोटोन की ऊर्जा भी कम है, क्योंकि h तो कांस्टेंट है, वो कम ज्यादा हो नहीं सकता है। तो प्रकाश के या फोटोन की ऊर्जा ज्यादा या कम होने के लिए आवृत्ति का ज्यादा या कम होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, अधिक से अधिक आवृत्ति का अगर प्रकाश भेजोगे तो जाहिर सी बात है कि फोटोन की ऊर्जा अधिक से अधिक होगी और अधिक से अधिक ऊर्जा बड़े आराम से किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम होता है। लेकिन वही बात करें अगर हम कि इसकी आवृत्ति एक सीमा से अगर कम कर दिया जाए, जैसे बाय द वे एक एग्जांपल लेकर के चलो कि एक धातु की सतह है, इस धातु की सतह पर बाय द वे हम ऐसे एक एग्जांपल लेकर के बात कर रहे हैं कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का एक फोटोन गिराया गया है। जब हम 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का कोई फोटोन यहाँ गिराते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। स्वाभाविक भी है कि किसी भी धातु पर किसी भी ऊर्जा का फोटोन अगर आप भेज देंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसके ऑर्बिट के इक्वल की एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को। तो चाहे जितनी फ्रीक्वेंसी का आप अगर आवृत्ति का आप प्रकाश भेजेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन थोड़ी जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी की आवश्यकता होती है कि इस लेवल से ज़्यादा की एनर्जी है तब तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन इस लेवल तक की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए।
इससे नीचे लेवल की अगर एनर्जी आप ले रहे हैं तो हमारे उस मेटल से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। एग्जैक्टली सेम फिनोमेना आप यहाँ समझिएगा। दहलीय आवृत्ति है क्या, परिभाषा सुन लो तो शायद आप समझ जाओगे। नहीं काम हमारा, थैंक यू। बस देखो, तो अगर आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की अगर आवृत्ति इस पे गिराते हो और वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति, वह मिनिमम यानी कम से कम, वह कम से कम आवृत्ति, जिस आवृत्ति के भेजने से, वह कम से कम आवृत्ति का प्रकाश भेजने से जिससे धातु से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, जिससे धातु से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। आई बात समझ में? ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों दहलीय आवृत्ति। यानी वह न्यूनतम आवृत्ति, जिस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। बात समझ में आ गई? उसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों दहलीय आवृत्ति। अधिकतम तो प्रकाश की आवृत्ति कितनी भी कर दो तो अधिकतम पे तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अधिकतम से लोअर की तरफ बढ़ो कि इतना किया अभी भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा, इतना किया अभी भी निकल रहा, इतना किया अभी भी निकल रहा, इतना किया अभी भी निकल रहा, अब नहीं निकलेगा। इसके नीचे चले गए तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही? तो जिस न्यूनतम आवृत्ति पर धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उसे हम लोग कहते हैं दहलीय आवृत्ति। ठीक है, दहलीय आवृत्ति को हम लोग न्यू जीरो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? न्यू जीरो से लिखते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसके साथ एक और डेफिनेशन है, क्योंकि दहलीय, देखो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का बहुत गहरा नाता है। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर आवृत्ति दहलीय है तो उसके संगत का तरंगदैर्घ्य भी दहलीय रहेगा। सीधी सी बात है। संगत का मतलब जो उस टाइम में, जैसे इस 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का जो तरंगदैर्घ्य है वही दहलीय हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा अगला हेडिंग आता है दहलीय तरंग। समझे हम लोग कि दहलीय तरंगदैर्घ्य है क्या। इसी दहलीय आवृत्ति की जो मैंने परिभाषा दी है, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो इसका तरंगदैर्घ्य रहता है उसे हम लोग कहते हैं दहलीय तरंगदैर्घ्य। क्या कहते हैं? दहलीय तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आगे बात समझ में? दहलीय तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा जीरो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? एंड इन दोनों में एक रिलेशन है, न्यू जीरो इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा जीरो। इस रिलेशन के कई न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, दहलीय आवृत्ति और दहलीय तरंगदैर्घ्य समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज अगर थोड़ा सा यहाँ से देखो तो सी है कांस्टेंट वेरिएबल। सी क्या है? कांस्टेंट। तो न्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन व्युत्क्रम का है। कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रम का रिलेशन। और क्योंकि रिलेशन व्युत्क्रम का है, इस वजह से अगर मैं आवृत्ति को मिनिमम बताया हूं तो जाहिर सी बात है तरंगदैर्घ्य यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो दहलीय तरंगदैर्घ्य की परिभाषा आप दो टर्म में दे सकते हैं। पहला आप ऐसे कह सकते हैं कि दहलीय आवृत्ति के संगत पाए जाने वाले तरंगदैर्घ्य को, अरे भाई ये एक प्रकाश तुमने भेजा, इस प्रकाश की अगर आवृत्ति है इसमें तो इसमें तरंगदैर्घ्य भी तो है, और बाई द वे इसकी तरंगदैर्घ्य, इसकी आवृत्ति दहलीय हो गई है तो वही इसी का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो दहलीय तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो जाहिर सी बात है उस सतह के लिए उसका तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि रिलेशन उल्टा है, व्युत्क्रम का है। तो दहलीय तरंगदैर्घ्य आप दो तरीके से बोल सकते हैं कि दहलीय आवृत्ति के संगत प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को दहलीय तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसे लैम्डा जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अथवा इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि वह अधिकतम से अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए आवश्यक होता है या सक्षम होता है। ठीक है, वह अधिकतम से अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर करने में सक्षम है, उसे हम लोग कहते हैं दहलीय तरंगदैर्घ्य। और दहलीय आवृत्ति दहलीय तरंगदैर्घ्य के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, चलो इसके बाद अब आगे देखिए।
इसके बाद अगला हेडिंग है बच्चों कार्यफल। देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या इसी का दूसरा नाम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। चलिए देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम नहीं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के क्या नियम है, कैसे नियम, आइए देखते हैं। देखो नियम का मतलब बड़ा सिंपल चीज है कि मतलब जो किसी धातु पर प्रकाश गिराने से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस टाइम में क्या क्या बातें होती है, ठीक है, उन्हीं को हम लोग एज ए नियम पढ़ते। देखो 3-4 बातें इसमें। पहली बात ये है कि अगर किसी धातु की सतह पर आप प्रकाश गिरा रहे हो तो प्रकाश के गिरने और यहां से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच में कोई समय पश्चता नहीं रहती। समय पश्चता न रहने का मतलब क्या है कि प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच का समय अंतराल बहुत छोटा होता है, एकदम बहुत क्षणिक होता है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश गिरा, ठीक उसी क्षण जैसे प्रकाश गिरा उसी क्षण वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बीच में गैप नहीं होगा कि पहले प्रकाश गिरे, उसकी ऊर्जा अवशोषित हो, उसके बाद निकले, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके दूसरे रूल में ये है कि एक निश्चित न्यूनतम अगर तरंगदैर्घ्य से आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर कोई प्रकाश धातु पर गिराया जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ये बात समझ में। और उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का नाम है देहली आवृत्ति। इसका सेंस ये है कि अगर आप देहली आवृत्ति से कम की आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर गिराएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि किसी धातु पर जब प्रकाश गिराया जाता है, अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, प्रकाश की क्या करें, तीव्रता बढ़ाएं, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलता है उसकी गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, आइए समझ में। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बात समझ में आ रही है, ठीक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि अच्छा, ये गतिज ऊर्जा जो बढ़ जाती है, सॉरी मैंने क्या बोला अभी, तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ जाती है, गति, यही बोले ना। अच्छा, मुझे लगा मैंने गलत पूछ दिया। देखो अगर किसी भी धातु की सतह पर आप प्रकाश गिरा रहे हो और इस प्रकाश की आप तीव्रता बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर जरूर बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है पर सेकंड निकलने वाले यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जरूर बढ़ जाएगी, आई बात समझ में। अगला रूल ये है, अच्छा पहले तो अब यहाँ समझे कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का तात्पर्य क्या है। देखो जब किसी भी मेटल पर धातु में से प्रकाश की किरण जैसे गिराई जाती है और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ से दो प्रक्रियाएं होती है बच्चों, ध्यान से समझो इसको। ये प्रकाश आ रहा है और इस किसी एक फोटोन को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, शेष सभी जो फोटोन होंगे उन पर ये बात लागू हो जाएगी। ये कोई एक फोटोन है, धातु की सरफेस पर आकर के गिर रहा है, ये फोटोन जैसे ही धातु की सरफेस पर गिरता है तुरंत उस फोटोन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि ये सारा का सारा एनर्जी जो hν है फोटोन तुरंत धातु के सरफेस पर बांट देता है। यानी hν की ये जो ऊर्जा थी जैसे ही धातु पर गिरी तुरंत hν अपनी पूरी एनर्जी को धातु की सरफेस पर वितरित कर देता है और खुद का अस्तित्व खत्म कर देता है। धातु के सरफेस पर जो परमाणु उपस्थित है, अब ये परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन hν वाली एनर्जी को गेन करेगा, जाहिर सी बात है अब उस ऑर्बिट में रहने भर की एनर्जी नहीं है, उससे ज्यादा की एनर्जी उसके पास है। तो आपका यह इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी का कुछ पोर्शन खर्च करके hν का जो उसने गेन किया है उसका कुछ हिस्सा खर्च करके
यहाँ परमाणुओं के जालक जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे बाय द वे मान लो कि ये धातु की सतह, तो यहाँ से ऐसे ढेर सारे एटम होंगे ना भाई, ऐसे ढेर सारे एटम होंगे। अब यहाँ गिरा बाय द वे, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाना चाह रहा है तो इतने लोगों से लड़ भिड़ करके निकलेगा ना, तो वहां से लड़ने भिड़ने में उसकी कुछ ऊर्जा खर्च होती है, लड़ने भिड़ने में उसकी कुछ ऊर्जा है। उसने एचन्यू का जितना पोर्शन ये इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, पूरा हिस्सा वो ग्रहण कर लिया है। अब उस ग्रहण किए हुए हिस्से से कुछ मात्रा की एनर्जी ये जालक से बाहर निकलने में खर्च कर देता है, और खर्च करने के बाद जितनी ऊर्जा शेष इसके पास बच जाती है, उस ऊर्जा को ये तब्दील कर लेता है, खुद को गतिज ऊर्जा देता है। खुद को क्या देता है? गतिज ऊर्जा देता है। मैं इसी गतिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहा था कि आने वाली प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ाओगे तो तीव्रता के बढ़ाने से इनकी गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आप इसकी आवृत्ति बढ़ा दोगे तो इसकी गतिज ऊर्जा सीधी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम है। ठीक है, अब उसके बाद हमें पढ़ना बच्चों कार्यफलन। कार्यफलन पर बात कर लेते हैं। देखिए कार्यफलन क्या है। कार्यफलन समझिए, कार्यफलन होता क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से केवल और केवल इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए आवश्यक होती है। आई बात समझ में? किसी धातु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फोटोन की वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी, जिस मिनिमम एनर्जी से केवल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी। आई बात समझ में? उसकी गतिज ऊर्जा 0 रहेगी। यानी फोटोन के पास इतनी ही ऊर्जा हो कि उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन केवल क्या करे, जालक से बाहर कर दे। आई बात समझ में? लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के पास फोटोन की कोई भी गतिज ऊर्जा ना बच पाए। ठीक, तो वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को जालक से बाहर या धातु से बाहर निकालने में खर्च होती है, उसे हम लोग कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन को मेरे बच्चे W से प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता है कि केवल इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए, केवल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जिस फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम है देहली आवृत्ति। तो W बराबर फोटोन की कुल ऊर्जा hν 0। अगर आवृत्ति देहली है तो फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो hν 0 हो जाएगी, और फोटोन की hν 0 की ऊर्जा धातु से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर करने में ही एनर्जी खर्च हो जाती है पूरी की पूरी, और शेष एनर्जी बचती नहीं उसके पास। इसका मतलब वही फोटोन की एनर्जी hν 0 है, इसका कार्यफलन बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये किसी धातु का कार्यफलन है। हर धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कार्यफलन। इसके बाद हमें पढ़ना है अगला हेडिंग, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, कैसे है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो बबल, ध्यान समझो, ये एक धातु है, इस धातु पर ये एक फोटोन आकर के गिरा है। ठीक है, इस फोटोन की कुल ऊर्जा h/ν। फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी है? h/ν। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जब h/ν यहाँ आकर के गिरता है तो यहाँ से गिरने के बाद दो हिस्सों में इसकी एनर्जी बढ़ती है। पहले हिस्से की एनर्जी hν का पहला भाग टूट जाता है बच्चे, जब धातु ये पूरा फोटोन आकर के यहाँ गिरा और फोटोन की पूरी ऊर्जा h/ν सरफेस पर बिखर गई।
अब बिखरने के बाद होगा क्या कि आपका कोई इलेक्ट्रॉन जो उस पे वहां के परमाणु का होगा, कोई उसका एक इलेक्ट्रॉन इस H की ऊर्जा को सोख लेगा और सोखने के बाद वो इलेक्ट्रॉन खुद को जालक से बाहर करेगा। और आपको पता है कि जालक से बाहर करने में जो ऊर्जा खर्च होती है इलेक्ट्रॉन की, उसे हम लोग कहते हैं कार्य फलन। तो इस H का पहला हिस्सा किस में वेस्ट होता है? कार्य फलन के रूप में। किस में वेस्ट होता है बच्चों? कार्य फलन के रूप में वेस्ट होता है। और इसकी दूसरी हिस्सा जो खर्च होती है, जैसे H था पूरी ऊर्जा, H का कुछ हिस्सा खर्च हो गया कहाँ पे? जालक से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। आई बात समझ में? तो वो तो कार्य फलन के रूप में चला गया। बाकी H का जितना हिस्सा बचा, H का जितना हिस्सा बचा है वो टोटल हिस्सा खुद इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा मिल जाती है। तो यानी H दो हिस्सों में जाता है, एक जाता है W, दूसरा जाता है AK। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए ν0 आवृत्ति की आवश्यकता है, यानी दहली आवृत्ति, केवल इलेक्ट्रॉन बाहर करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो कार्यफलन W का मान कितना हो जाएगा? H × ν0 हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, कार्यफलन का मान हो जाएगा। अतः Hν बराबर Hν0 प्लस EK हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, Hν बराबर Hν0 प्लस EK हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लिया कितना है? स्मॉल m। इलेक्ट्रॉन इस गतिज ऊर्जा के कारण मान लेते हैं v वेग, अधिकतम वो कितना वेग गेन कर रहा है? v मैक्स स्मॉल। इस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना वेग प्राप्त कर रहा है? v मैक्स प्राप्त कर रहा है। तब मेरे बच्चे EK के स्थान पे EK बराबर हाफ mv मैक्स का स्क्वायर रख सकते हैं? रख सकते हैं। अतः समीकरण बन जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा उसमें साफ होना चाहिए, आ रहा है। EK बराबर हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ लिखा था Hν रहने दो, बराबर यहाँ लिखा है Hν0 रहने दो, प्लस EK है मेरे बच्चों। EK के स्थान पे अब आप क्या रख सकते हैं? हाफ mv मैक्स का लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Hν को थोड़ा सा उधर भेज देंगे तो ये पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा। हाफ, अच्छा चमक रहा है, खड़ी है कि ये लाइन दी ऊपर वाली लाइन दी यहाँ? ठीक है, चलो ये बच्चों Hν है, इस Hν को मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो माइनस Hν0 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? EK, एंड EK का मान हमने कितना निकाल लिया है? हाफ mv मैक्स का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से क्या टर्म कॉमन आ रहा है? H कॉमन कर लो, H कॉमन करोगे तो न्यू माइनस ν0 बराबर हाफ mv मैक्स का, ये हो जाएगा मेरे बच्चों आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आई बात समझ में? इसका स्टेटमेंट वगैरह कैसे लिखना, देखो बड़ा आसान है, आपको सीधा लिखना है ऐसे कि जब धातु की किसी सतह पर फोटोन गिरता है तो फोटोन पूरी ऊर्जा धातु की सतह पर वितरित कर देता है तथा फोटोन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फोटोन की यह ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा फोटोन की यह ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन दो हिस्सों में विभक्त करता है, पहला खुद को जालक से बाहर निकालने में अर्थात कार्यफलन के रूप में, तथा शेष बची हुई ऊर्जा खुद को गतिज ऊर्जा देने में। मान लिया कि न्यू फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन यानी प्रकाश आपतित हो रहा है तो फोटोन की कुल ऊर्जा h × न्यू हो जाएगी। h × न्यू इज इक्वल टू कार्यफलन प्लस EK के रूप में वो सेपरेट होनी है, दो हिस्सों में बांट दिया उसको। आपको पता है धातु से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर करने में जो ऊर्जा जाती है वो W बराबर h × न्यू 0 यानी कार्यफलन होती है, तो W के स्थान पे हमने रख दिया Hν0। अब जो इलेक्ट्रॉन
खुद को गतिज ऊर्जा दे रहा है, मान लिया उसका द्रव्यमान m है और उस गतिज ऊर्जा के कारण उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो पा रही है, v max हो पा रही है। तो भाई E के बराबर हाफ mv max का स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब ये डाटा उठा करके तुम इसी E के पास रख दो, इस h न्यू जीरो को उधर पक्षांतर कर दिया, h कॉमन कर लिया, तो h इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर हाफ mv max का स्क्वायर हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, थोड़ा सा बदलाव अगर आप इसमें करेंगे तो थोड़ा सा इसमें एक परिवर्तन देख सकते हैं कि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा माइनस न्यू जीरो बराबर c जीरो बाई लैम्डा जीरो बराबर 1/2 mv max का स्क्वायर। ऊपर से c कॉमन है तो ये बन जाएगा hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट बराबर हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। थोड़ा सा बदलाव ये आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। समझ में आ रहा है टॉपिक? इसके बाद अगला हेडिंग है प्रकाश विकिरणों की गति प्रकृति, ठीक है ना? हाँ, कण, ठीक है। द्रव्य तरंगे तथा कणों की तरंग प्रकृति। चलिए इस पे फिलहाल चर्चा हो गई है कि द्रव्य तरंगे तथा कणों की तरंग। चलिए देखिए, समझिए इसको, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि द्रव्य तरंगे तथा कणों की तरंग प्रकृति का भाव क्या है। एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के, लुइस दी ब्रोगली, ठीक है, फ्रांस के थे। क्या नाम था उनका? लुइस दी ब्रोगली। इन्होंने बताया बच्चों कि दुनिया जहान का कोई भी कण है, अगर वो कण गति कर रहा है, ठीक है, तो गति करता हुआ कण हमेशा किसकी तरह व्यवहार करता है? तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए, अपना फोटोन ही हुआ, या न्यूट्रॉन हो गया, या कोई अल्फा कण हो गया, कोई सा भी कण हो, अगर वो गति कर रहा है तो गति करने वाला जो कण होता है वो हमेशा एक तरंग की तरह बिहेव करेगा। और मेरे बच्चों, गतिमान कण तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं कणों की तरंग प्रकृति। अब बस समझ में, कणों की तरंग प्रकृति कह रहे हैं, ठीक है। देखो, और जो कण तरंग जनरेट करता है, भाई तभी कोई कण है और ये कण बहुत तेजी से, इसमें सीधी सी कुल मिलाकर के मोटे मोटे तौर पे एक ही बात का निष्कर्ष निकलेगा आपको कि कोई भी कण है अगर वो बहुत तेजी से गतिमान है तो गतिमान हुआ हर एक कण तरंग की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। और इसी नेचर को, कणों के इसी नेचर को बच्चों कहा जा रहा है कणों की तरंग प्रकृति। इसी नेचर को क्या कह रहे हैं? कणों की तरंग प्रकृति। बात समझ में आई? ठीक है। अब कणों की ये जो तरंग प्रकृति है, लुइस दी ब्रोगली ने आगे इसको सिद्ध भी किया, सत्यापित भी किया। कैसे क्या किया अभी देखते हैं, थोड़ी देर में थोड़ी सी और इस पर बात करते हैं। देखिए, हालांकि अभी मैंने पीछे बताया भी आपको कि जैसे कुछ घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, इन सब की अगर हम प्रकाश के थ्रू इसको बाय द वे इनको हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इनसे कभी भी प्रकाश को कण मान करके इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। आई बात समझ में? प्रकाश का अगर आपको प्रकाश का ध्रुवण पढ़ रहे हैं, कभी भी प्रकाश का नेचर तरंग के रूप में है, प्रकाश को कण के रूप में है, प्रकाश को कण मान करके आप कभी भी ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकते, कभी भी परावर्तन की व्याख्या कण मान करके नहीं कर सकते। आई बात समझ में? और जैसे कुछ घटनाएं प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में अगर फोटोन नामक कण जैसे का जिक्र न किया जाए तो प्रकाश को केवल तरंग मान करके आप किसी जन्म में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जैसे प्रकाश दोहरी नेचर का है, दोहरी प्रकृति का है, तो उसके विपरीत भी तो है भाई, कि जैसे प्रकाश एक तरंग है लेकिन कण की तरह व्यवहार करता है,
तो उसके विपरीत बात यही है कि कण तो कण है ही, लेकिन वो भी तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं। और वो तरंग की तरह व्यवहार कैसे करते हैं? वो तरंग की तरह व्यवहार तब करते हैं जब बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। आई बात समझ में? लुईस दी ब्रोगली ने कणों के ये जो तरंगे होती हैं इन्हें कहा दी ब्रोगली तरंगे। जो कण गतिमान होते हैं या गतिशील होते हैं, गतिशील हुए जो कण होते हैं, इन कणों से जो तरंगे पैदा होती हैं, इन तरंगों को इन्होंने कहा दी ब्रोगली तरंगे। और दी ब्रोगली तरंगों के जो तरंग दैर्ध्य हैं, इनके तरंग दैर्ध्य को कहा गया दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। आई बात समझ में? ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हम कण तरंग के रूप में कैसे बिहेव करता है उसका प्रमाण देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला हेडिंग हमारा दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, ये भी इंपॉर्टेंट भाई कई बार। अब देखो यार, थोड़ी देर में भी मैं आपके सामने एक प्रूफ दे दूंगा, एक प्रमाण दे दूंगा, जिससे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ वास्तव में कण तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। देखो बतियाओ नहीं, सुनो ध्यान से, शांति सुनो। जैसे हम जानते हैं कि एक फोटोन है, मान लेते हैं प्रकाश, और उस प्रकाश की आवृत्ति है न्यू। प्रकाश की आवृत्ति कितनी है? न्यू। ये किसी प्रकाश की आवृत्ति है, कितनी है? न्यू। तो उस प्रकाश में किसी एक फोटोन की ऊर्जा E कितनी हो जाएगी बच्चों? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मान लेते हैं कि फोटोन एक कण है। फोटोन क्या है? और उस फोटोन के कण का द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m है। ठीक है। m क्या है मेरे बच्चों? फोटोन के कण का द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m। द्रव्य मान लेते हैं स्मॉल m। आइंस्टीन की सापेक्षिकता के सिद्धांत के हिसाब से उस कण में अगर द्रव्यमान स्मॉल m है तो उसकी जो भी ऊर्जा है वो E बराबर mc स्क्वायर के बराबर होगी। तो E बराबर कितना हो जाएगा? mc। क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? अब क्योंकि ये दोनों ऊर्जा, चाहे मैं hν को लेकर के बात करूं और चाहे मैं mc स्क्वायर को लेकर के बात करूं, ये तरंग होने पर है और ये द्रव्यमान होने पर है, कण होने पर है। ठीक है। इस दोनों परिस्थितियों में मेरे बच्चों, क्या दोनों एनर्जी hν तथा mc स्क्वायर आपस में बराबर नहीं होंगे? होना पड़ेगा। और यहाँ से थोड़ा सा देखिए, आप जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई होता है ना, जहां सी निर्वातीय वायु में प्रकाश की चाल है, निर्वातीय वायु में प्रकाश की चाल है, और लैम्डा प्रकाश की आवृत्ति है। आगे बस अब जरा देखो, क्या इस न्यू की जगह पे इस डाटा को रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर हो जाएगा। एक c से c, तो h बाई लैम्डा इज इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? और मेरे बच्चों ध्यान से समझो, m क्या है? फोटोन का, यानी वो एक कण के रूप में फोटोन का द्रव्यमान है। और आपको मैंने पीछे बताया है, अगर नहीं भी बताया तो भी सुन लेते हैं। फोटोन मेरे बच्चों निर्वातीय वायु में प्रकाश की चाल स्मॉल c से ही चलता है। तो ये फोटोन का द्रव्यमान गुणे फोटोन की चाल क्या आएगा? फोटोन का संवेग। तो बाबू जहां m गुणे c बराबर
फोटोन का संवेग p, अतः h बाई लैम्डा इज इक्वल टू p आ जाएगा, या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये बबुलोक समीकरण है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के व्यंजक का, ठीक है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जिसे कहा जाता है उसी को निकालने का ये समीकरण है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किसी भी अगर कोई भी अगर कण है और वो बहुत तेजी से अगर गति करने लग रहा है, वो तरंग की तरह बिहेव करने लग रहा है, तो उस तरंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात समझ में, यानी किसी कण का संवेग जितना ज्यादा रहेगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होगा। अब बात समझ में, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। अब ध्यान से समझो, संवेग जो होता है p बराबर m इंटू v होता है। हालांकि यहाँ पे प्रकाश की चाल c का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो राशि संवेग ही है, ठीक है। और संवेग किसी कण होने का प्रमाण देता है, संवेग किसी कण होने का प्रमाण देता है, जबकि लैम्डा तरंग होने का प्रमाण देता है। देखो तरंग और करंट के बीच एक रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया। इसका मतलब साफ समझ में आना चाहिए कि भाई कोई भी कण अगर बहुत तेजी से गतिमान हो जाएगा तो तरंग की तरह बिहेव करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब याद रखो फोटोन की जगह कोई और हो सकता है। जैसे अब हम एक कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, ठीक। चलिए देखिए, ये चीज समझ में आ रही है भाई? चलिए देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग, या बुक में जो लिखा है वो लिखा है इलेक्ट्रॉन संबद्ध डी ब्रोगली तरंग। तो इसका मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है स्मॉल m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन का वेग मान लेते हैं स्मॉल v, माने हमारे ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल v वेग से गति कर रहा है। तो अगर वो v वेग से ट्रैवल कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, तो उसका बिहेव कैसा होगा? तरंग की तरह होगा ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो v वेग से गतिमान है तो क्या उसमें गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाएगी? कितनी मिलेगी उसमें गतिज ऊर्जा? E के बराबर हाफ mv स्क्वायर आएगा इतना, ठीक है। अगर अधिकतम गतिज ऊर्जा 100 की होगी तो अधिकतम होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वो v वेग से बहुत तेजी से गति कर रहा है। अब ऐसे कंडीशन में उसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो E के बराबर हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालूं बच्चों, तो v स्क्वायर बराबर 2 का गुणा E के में होगा 2E के बटे हो जाएगा कि नहीं? और इधर से मैं अगर स्क्वायर हटा दूं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2E के बटे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर कोई भी कण गति करने लगता है तो डी ब्रोगली ने क्या बताया? सीधा सीधा तरंग की तरह वो बिहेव करेगा, और वो कण अपने तरंगदैर्घ्य को क्या नाम देगा? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से थोड़ा देखो, अतः इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है कि नहीं होता? होता है। वहां संवेग की जगह में हमने m इंटू सी देखा था, क्योंकि हमारा फोटोन c स्पीड से चल रहा है, लेकिन हम यहाँ बात इलेक्ट्रॉन को लेकर के कर रहे हैं, तो बात बहुत स्पष्ट है कि संवेग p की जगह m इंटू वी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन का वेग v है। ऐसा समझ में, ठीक है। यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन का संवेग p बराबर m इंटू वी, अरे उसका द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, तो p की जगह m इंटू वी ही आ जाएगा भाई। तब आप लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते?
एंड क्या वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पता है कि नहीं पता? पता है ना? तो ध्यान से समझो, आप लिख सकते हो सॉरी लैम्डा बराबर ऊपर एच है, एच रहने दो, बटे यम था, यम लिखा, v का मान मैंने यहाँ निकाल रखा है, कितना मेरे बच्चों? √2e बटे। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, इस यम को अंडर रूट के अंदर एंटर करा दो तो h अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड 2ek बटे m हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, इस m से इस m को कैंसिल कर दो तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m 2ek आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये तरंगदैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए जब उसकी गतिज ऊर्जा पता हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो मैंने आप लोग को एक टॉपिक पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ा रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा रखा है। हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काम है। ठीक है, मान लिया इलेक्ट्रॉन को, यहाँ चमक रहा होगा ना, मान लिया इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया, तभी तो उसको गतिज ऊर्जा मिलेगी। तो v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा E के बराबर मेरे बच्चे E इंटू वी होगी। आई बात समझ में? कितना होगा? E इंटू वी होगा। तो E की जगह हम क्या रख सकते हैं? E इंटू वी। तब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2ev यम। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखोगे तो यहाँ एच भी कांस्टेंट है, स्मॉल e भी कांस्टेंट है, यम भी कांस्टेंट है, केवल एक वेरिएबल दिखाई देगा तो वो सिर्फ v दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा? थोड़ा सा सबका मान रख देते हैं। तो अब ये हो जाएगा या लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34 और इसका मात्रक होता है जूल डैश सेकेंड। क्या होता है बच्चों? जूल डैश सेकेंड। कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद देखिए स्मॉल e की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू जूल डैश सेकेंड। ठीक है, एंड कौन मैसेज कर रहा है? हाँ? सर दानी कहिए। नमन होइए। इसलिए तो तरुण या नमन होइए। चलो देखो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है एंड m इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चे, ये होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 केजी। थोड़ा सा ये सारा डाटा यहाँ उठा करके हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 गुणे 10 की घात -34 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 गुणे इस E की वैल्यू आ जाएगी 1.6 गुणे 10 की घात -19 एंड m का मान रख दो 9.1 गुणे 10 की घात -31 एंड गुणे कैपिटल V। यहाँ कैपिटल V वोल्ट है बबुआ, विभवांतर है, ये चीज ध्यान रखना, वेलोसिटी मत कर देना। ठीक है, कैपिटल V होता है एंड बाबू इसका मल्टीप्लाई करोगे, वर्गमूल से बाहर करोगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कुल मिला करके लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 12,000
1.227 गुणे 1.227 गुणे 10 के घात माइनस बटे अंडर रूट v मीटर आएगा। ठीक है, इतना मीटर आएगा। अब इसको कैसे आएगा, आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। 9.1 का गुणा 1.6 में और इस दोनों का गुणनफल 2 में, फिर उसका वर्गमूल निकालना, फिर 6.6 में इसका भाग कर देना। ठीक है, तो आपका पूरा डाटा इतना ही आएगा। और इसको थोड़ा सा अगर हम सेट कर ले, इसको लिख ले 12.27 बटे अंडर रूट v गुणे 10 के घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। और इसी 10 के घात माइनस 10 मीटर को हम बोल सकते हैं एक एंगस्ट्रॉम। क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगस ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर्मा के तो पता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पता कर सकते हैं। आपको कितने वोल्ट के विभवांतर से उस इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया सिर्फ यही पता रहे। ठीक है, डायरेक्टली उसका आप तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। क्या अच्छा, फोटॉन के अभिलाक्षणिक गुण। चलिए देखिए, देखिए जो फोटॉन के अभिलाक्षणिक गुण। चलिए देखिए, बहुत सिंपल से फोटॉन के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में अगर हम बात करें, फोटॉन के अभिलाक्षणिक मतलब कभी ना चेंज होने वाला। तो सीधी सी बात है, निर्वातीय वायु में हमारा जो फोटोन होता है ये प्रकाश की चाल से चलता है। हमारा जो फोटोन है अगर ये निर्वातीय वायु में ट्रेवल कर रहा है तो किस स्पीड से चलेगा, प्रकाश की चाल से चलेगा। यानी 3 × 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से चल रहा है। पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रकाश की ही तरह अगर फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी तरंगदैर्घ्य चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आई बात समझ में। एंड इसके अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है ना, यानी फोटोन जब रुक जाता है तब उसका द्रव्यमान 0 हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक। एंड चौथी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो जो फोटोन होता है, किसी भी फोटोन की तीव्रता जो होती है वो I बराबर, I मतलब तीव्रता कैपिटल N इंटू एच न्यू होती है। ठीक है, किसी फोटोन की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है मेरे बच्चों, N इंटू एच न्यू होती है, जहां N हमारे प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाले फोटोनों की संख्या। मतलब उसका क्या है, मतलब उसका ये है कि भाई अगर एक की धातु की सतह है तो इस धातु की सतह से केवल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से, कितने क्षेत्रफल से, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उन्हीं की संख्या कैपिटल N है। आई बात समझ में। तो ये किसी फोटोन की मेरे बच्चों तीव्रता निकाली जा सकती है इससे। ठीक है, और सीधी सरल रेखा में चलते ही है। ठीक है, किसी भी स्रोत से अगर फोटोन निकल रहा है तो विकिरणों के रूप में चलता है। ये फोटोनों के सब अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी गुण। ठीक है, ये चैप्टर हो गया।